हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को पता है कि इसके पहले हम लोग 10 सेशन केमिस्ट्री का हो चुका है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, जिसमें हम लोग देखे थे 2024 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है विथ डिस्कशन विथ रिवीजन। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता दिया और काम खत्म हो गया, पूरा रिवीजन के साथ किस प्रकार का क्या क्वेश्चन आ सकता है उस वैसे हम लोग डिस्कस किए हुए। तो अगर आप नहीं देखे हैं पहले का वीडियो तो जरूर पहले देख ले, तब इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं, आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग 2023 का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो पूछा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेंगे। बात किया जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु के बारे में। सबसे पहले ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही, या तो इसमें से क्वेश्चन जो पूछा जाता है पहले ही बता दिए कि इसमें से कोटि का जो वेग स्थिरांक होता है उसका मात्रक पूछते हैं, जीरो कोटि का, प्रथम कोटि का और द्वितीय कोटि का। उसके लिए हम जनरल फॉर्म ही बता दिए थे कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं किसी का भी मात्रक अगर पूछे तो। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, तो इसमें हम लोग वेग स्थिरांक का समीकरण पूछा जाता है और अर्ध आयु का समीकरण पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो शून्य कोटि का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसका, तो शून्य कोटि से हम लोग चर्चा करते हैं। जो वेग स्थिरांक और जब अर्ध आयु पूछा जाता है तो ये दो चीज़ों का पूछा जाता है, शून्य कोटि का और किसका, तो प्रथम कोटि का। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं शून्य कोटि के। शून्य कोटि का अगर वेग स्थिरांक का समीकरण पूछा जाए तो वेग स्थिरांक का जो समीकरण निकल के आता है शून्य कोटि का, उस चीज़ को ध्यान में सभी को रखना है कि इसका वेग स्थिरांक का जो समीकरण आता है वो आता है के बराबर ए नॉट माइनस ए का संद्राता बटे में क्या हो जाता है, टी हो जाता है। तो ये वेग स्थिरांक का फॉर्मूला निकल के आता है। ए नॉट अगर बात करेंगे इनिशियली टाइम टी इक्वल टू 0 पर ए का संद्राता, अभिक्रिया को कैसे दिखाते हैं, ए टू बी। ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है। तो जो अभिकारक होता है तो अभिकारक का संद्राता जब टी बराबर 0 पर, तो इसको ए नॉट से दिखाते हैं। आफ्टर टाइम टी पर जो ए का संद्राता होगा उसको ए से दिखाते हैं। तो यहाँ पर यही वेग स्थिरांक होता है। के क्या होता है, इसको हम लोग वेग स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो ये वेग स्थिरांक का समीकरण हम लोग निकाल के यहाँ पे लाते हैं। तो वेग स्थिरांक का समीकरण ये पूछा जाता है कभी कभी। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसका, तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं अर्ध आयु का। तो अगर अर्ध आयु का बात करेंगे, अगर शून्य कोटि में अर्ध आयु का बात करते हैं, अर्ध आयु का मतलब क्या होता है इसके पहले भी चर्चा हम लोग किए हुए हैं। तो अर्ध आयु का मतलब होता है कि जो एक का संद्राता है वो आधा होने में जो समय लगता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। तो बुता प्रथम कोटि का विक्रिया के लिए अर्ध आयु जो होता है, तो अर्ध आयु का जो फार्मूला आता है उसको भी ध्यान रखना। इसको हम लोग टी हाफ से दर्शाते हैं, इसको अर्ध आयु बोलते हैं। और ये होता है एक संद्राता, एक संद्राता कौन सा, तो ये इनिशियली संद्राता होता है, एक संद्राता बटे 2 के बराबर होता है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट या फार्मूला इसको हम इससे भी लिखा रहता है, ए बटे 2 के लिखा जाता है। यहाँ पर ए बताता है इनिशियली संद्राता जो कि टाइम टी इक्वल टू 0 पर एक संद्राता को दर्शाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अर्ध आयु होता है वो एक संद्राता पर साथ साथ वेग स्थिरांक पर भी क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। वेग स्थिरांक पर भी क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। तो अर्ध आयु के बारे में कौन सा ऑप्शन सही होता है, वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता। वेग स्थिरांक पर तो निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक ये शुरुआती, प्रारंभिक मतलब शुरुआती, तो शुरुआती सांद्रण पर भी निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। तो ये सही है, ये दोनों गलत हो गया, इसलिए बोला कि वेग स्थान पर निर्भर कर रहा है। सॉरी, ये शून्य कोटि का है, ठीक, सॉरी, ये प्रथम कोटि का दिया, शून्य कोटि का यहाँ पर है, ठीक है। अब हम प्रथम कोटि का सबसे पहले लिख लेते हैं। आते तो प्रथम कोटि का भी हम दोनों यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम गलत कुछ लिख लिए। शून्य कोटि का ये भी लिख रहे थे, शून्य कोटि का अर्ध आयु। हाँ, अब प्रथम कोटि का लिखते हैं, ठीक है। प्रथम कोटि का भी हम लोग दोनों लिख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करेंगे प्रथम कोटि। प्रथम कोटि का अगर वेग स्थिरांक का बात करते हैं, जो फार्मूला आता है के बराबर, तो के बराबर फार्मूला यहाँ से क्या निकल के आता है, तो 1 बाई, या उसको लिखा जाए 2.303 बाई टी लॉग
ए नॉट, ए मतलब इनिशियली सांद्रता बटे में प्रारंभिक सांद्रता माइनस होता है ए का सांद्रता। अच्छा, इसको जनरलाइज, इसको ऐसे सांद्रता को न दर्शा के, ऐसे सांद्रता को न दर्शा के ऐसे भी दर्शाया जाता है। यहाँ पर ए नॉट की जगह स्मॉल ए लिख लिया जाता है, ए नॉट की जगह स्मॉल ए, और ये वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसको एक से भी दर्शा दिया जाता है। तो वेग स्थिरांक का समीकरण इस प्रकार से भी लिखा जाता है प्रथम कोटि का। ये प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक है। फिर से इसका भी अर्ध आयु निकलता है, इसका भी क्या होता है, अर्ध आयु निकलता है। तो इसका अर्ध आयु का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। इसका जो अर्ध आयु का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693, जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है, बटे में के होता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यह मान होता है ln2 बटे के का भी ये मान के बराबर होता है। अब यहाँ पर चर्चा किया जाए प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। तो वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता, इसमें वेग स्थिरांक आया है क्या अर्ध आयु में, ये सही बोल रहा है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रारंभिक फिर से गलती कर, वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करते, ये तो वेग स्थिरांक पर निर्भर कर रहे हैं ना। वेग स्थिरांक किसको कहते हैं, के को कहते हैं। तो वेग स्थिरांक पर निर्भर कर रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता था, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसमें प्रारंभिक सांद्रता है, शून्य कोटि में प्रारंभिक सांद्रता आ रहा है, इस पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें तो प्रारंभिक सांद्रता है ही नहीं, तो इस पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। सी ऑप्शन बोला है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रखा, प्रारंभिक सांद्रता पर ये निर्भर कर रहा है, ये निर्भर नहीं कर रहा है। इसमें प्रारंभिक सांद्रता आया है क्या अर्ध आयु में, नहीं आया है, इसलिए ये भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी द क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आया। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है। हम पहले ही बता दिए कि जितना भी बताएंगे विथ रिवीजन इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन निकल के आता है। शून्य कोटि का वेग स्थिरांक के बारे में पूछ सकता है, प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक पूछ सकता है, शून्य कोटि का क्या पूछ सकता है, शून्य कोटि का अर्ध आयु पूछ सकता है, प्रथम कोटि का अर्ध आयु पूछ सकता है, और 3 क्वेश्चन और बनता है कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि का क्या पूछता है, तो ये तीनों का मात्रक पूछता है। अब मात्रक के बारे में इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जरूर जाकर पहले वीडियो देखिएगा, और एक बार में नहीं समझ में आता तो जरूर से एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, सबके सब समझ में आने लगेगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं, हम आगे का डिस्कशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, 2024 में भी पूछा था, 2023 में भी पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। दोनों टाइम तो पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया। बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं किसका, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसका बनाने के लिए, तो यहाँ पे हैबर विधि, अमोनिया का उत्पादन करने के लिए हम लोग हैबर विधि का इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया का उत्पादन करने के लिए हम लोग कौन सा विधि अपनाते हैं, तो हैबर विधि अपनाते हैं। इस हैबर विधि में क्या होता है, कुछ उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है अमोनिया का निर्माण करने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अमोनिया का निर्माण हैबर विधि में कैसे किया जाता है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से होता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का निर्माण करता है, लेकिन इसके लिए कुछ उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, और जो उत्प्रेरक होता है इसके लिए कुछ उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। और उत्प्रेरक के रूप में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। उत्प्रेरक के रूप में लौ ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, किसका, लौ ऑक्साइड का, लोहे के महीन पाउडर भी बोल सकते हैं, वो ऑक्साइड के साथ रहता है, तो लौ ऑक्साइड का यूज किया जाता है, लौ ऑक्साइड, जिसको हम लोग लिखते हैं Fe2O3। इसी के साथ और भी कुछ उत्प्रेरक यूज किया जाता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में आया हुआ था, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का तथा पोटेशियम ऑक्साइड का, तो इसका भी मिश्रण प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। तो ये उत्प्रेरक के रूप में ध्यान में रखना है कि हैबर विधि में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, लोहे का महीन पाउडर हो जाएगा, लौ ऑक्साइड के रूप में देखने को मिलता है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। शोधन का मतलब होता है शुद्ध करना। कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने के लिए क्या उपाय किया जाता है उसके बारे में चर्चा हो रहा है।
तो इसका चौथा ऑप्शन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी बिलियन, देखो बिलियन जो होता है बेसिकली 3 प्रकार का होता है। इसके पहले भी शायद हम कभी चर्चा किए होंगे। बिलियन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, वास्तविक बिलियन, कोलाइडी बिलियन, एक होता है निलंबन। एक क्या होता है? निलंबन। तो 3 प्रकार के बिलियन हम लोग को देखने को मिलता है। तो बिलियन का बात करते हैं हम लोग। बिलियन का बात करते हैं तो बिलियन बेसिकली कितना प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार के होता है। एक होता है वास्तविक बिलियन, दूसरा जो होता है कोलाइडी बिलियन होता है, कोलाइडी बिलियन, तीसरा जो होता है वो होता है निलंबन। वास्तविक बिलियन ऐसा बिलियन होता है जिसमें पदार्थ पूरी तरह से इतना अच्छे से मिल जाता है जो कि उसमें जो विलय होता है, तो विलय का कण इतना ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन कोलाइडी बिलियन में विलय का कण थोड़ा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और कोलाइडी बिलियन का पहचान करने का बहुत सारा तरीका होता है। प्रकाश का परिकीर्णन की घटना उसमें देख सकते हो कोलाइडी बिलियन में, लेकिन वास्तविक बिलियन में प्रकाश के परिकीर्णन की घटना नहीं दिखाई देता है। और निलंबन ऐसा होता है जिसमें हम लोग साफ साफ क्या होता है, पूरी तरह से मिलता ही नहीं, कोई चीज़ अंदर जाकर जम जाता है, बैठ जाता है। तो वैसा विलयन को जैसे मिट्टी और क्या, मिट्टी और पानी को मिला दिए तो क्या हो गया? निलंबन हो गया। कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल दूध वगैरह ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। तो ये 3 प्रकार के विलयन होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें किसका? कोलाइडी विलयन का। कोलाइडी विलयन को बनाया भी जाता है, बना के उसको शुद्धिकरण भी किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो कोलाइडी विलयन का अगर शुद्धिकरण का बात करेंगे तो उसका अलग अलग विधि होता है। तो कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण का 3 विधि हम लोग पढ़ते हैं। कोलाइडी विलयन के शोधन, शोधन मतलब होता है शुद्धिकरण करना। तो कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करने का हम लोग 3 विधि पढ़ते हैं। एक होता है अपोहन, अपोहन विधि। दूसरा होता है विद्युत अपोहन, दूसरा क्या होता है? विद्युत अपोहन। और तीसरा जो होता है वो होता है अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म निस्यंदन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर बात हो रहा है कि इसमें से ऑब्वियस है कि क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो अपोहन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं अपोहन, तो अपोहन में क्या करते हैं हम लोग? बेसिकली अपोहन में हम लोग क्या करते हैं कि कोलाइडी विलयन को एक थैली में बांध लेते हैं और उसको एक क्या करते हैं, उसको एक थैली में बांध लेते हैं। थैली में जो बांधा हुआ रहता है उसको एक चर्म थैले में भर लेते हैं, एक चर्म थैला में भर लेते हैं। अब ये चर्म थैला क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक हम लोग बिलियन लेते हैं, ठीक है। इस बिलियन में क्या करते हैं कि इसमें पानी भर देते हैं। अब पानी एक तरफ से यहाँ पे आते रहता है, एक तरफ से निकलने का भी सुविधा रहता है। एक तरफ से यहाँ से पानी इंटर करता है, पानी आता है, और दूसरी ओर से यहाँ से पानी क्या होता है, बाहर निकलता है बिलियन से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बाहर निकलता है। एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक थैले में बांध कर कोलाइडी विलयन को इसी में, कोलाइडी विलयन को इसमें भर के बंद कर देते हैं, थैले में बांध देते हैं। अब इस पानी का जब इसमें फ्लो होता है ना, तो ये ऐसा थैला रहता है कि इसमें जो बेकार के पदार्थ होते हैं, इसमें जो बेकार के पदार्थ होते हैं वो चर्म थैले से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कोलाइडी विलयन का आकार इतना बड़ा होता है कि बाहर, इससे बेकार के पदार्थ क्या हो सकता है, चीनी हो सकता है, यूरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बेकार के पदार्थ इससे बाहर निकलते जाता है पानी के फूलों के कारण, और इसका पानी के फूलों के कारण बाहर निकलते जाता है। इसमें सिर्फ कोलाइडी कण बाद में बच जाता है। चर्म थैली के अंदर सिर्फ क्या बच जाता है, कोलाइडी कण बच जाता है। तो इस तरह से कोलाइडी कण का क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये शुद्धिकरण का तरीका होता है अपोहन विधि से। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब बात किया जा रहा है कि 1 ग्राम अगर कितना टेम्परेचर पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर अगर 1 ग्राम हम क्या लेते हैं, तो 1 ग्राम बात किया जा रहा है 1 ग्राम चारकोल। चारकोल ऐसा पदार्थ होता है जो अलग अलग गैसों को क्या करता है, अपने ऊपर अधिशोषित करता है, अधिशोषण का घटना करता है। चारकोल के ऊपर क्या होता है, गैसों का अधिशोषण होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है कि ये जो चारकोल है इसमें सबसे ज़्यादा किस गैस का अधिशोषण करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है, चारकोल उसका अधिशोषण ज़्यादा करता है जो ज़्यादा ध्रुवीय होता है, जो ज़्यादा ध्रुवीय होता है उसी का अधिशोषण सबसे ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर पॉइंट आउट करके लिख लेना है, चारकोल सबसे ज़्यादा ध्रुवीय गैसों का अधिशोषण करता है, ध्रुवीय अधिशोषण करता है। अब इसमें बात करेंगे तो इसका कोई ध्रुवीय नहीं होता है, ये भी ध्रुवीय नहीं होता है, इसलिए कि इस पर पार्शियली प्लस माइनस उतना आता नहीं है। और ये थोड़ा मात्रा में होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का होता है। तो ये भी अध्रुवीय होता है, इसलिए कि ये अगर मान लेते हैं यहाँ पार्शियली माइनस और पार्शियली प्लस आता है, यहाँ पर पार्शियली माइनस होगा, तो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस की जो भी ध्रुवीय का डायरेक्शन होगा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्रुवीयता खत्म हो जाती है। इसके कारण यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर होता है, तो ये इधर डायरेक्शन हो जाएगा, ये इधर डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो NH3 का स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस प्रकार से होता है, 3 को नीचे रहता है और ऊपर में एक लोन पेयर रहता है। तो यहाँ पर पार्शियली माइनस है, पार्शियली प्लस होता है, ये पार्शियली प्लस होगा, ये पार्शियली प्लस होगा। तो अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे, अगर प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, तो ये एक डायरेक्शन में सबके सब जा रहा है, तो इसमें ध्रुवीयता सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, किसमें, NH3 में। तो NH3 सबसे ज़्यादा ध्रुवीय होता है, इसलिए इसी गैस का अधिशोषण सबसे ज़्यादा होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात कर रहे हैं कि पाइरोल साइट में से किसका अयस्क है। अब देखो, जब भी अयस्क का क्वेश्चन पूछता है ना, तो कुछ अयस्क का हम लोग को नाम याद रखना बहुत जरूरी है। कुछ अयस्क का नाम याद रखना बहुत जरूरी है कि ये धातु किस अयस्क से निकलता है। और ये एक टेबल हम लिखवाए थे जब पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री, जब हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम एक टेबल लिखवा दिए थे कि इस अयस्क, ये जो जैसे हम लोग कुछ अभी लिखवा देते हैं जो यहाँ पर पूछा हुआ है। जैसे अगर मैग्नीशियम का बात करते हैं, मैग्नीशियम का बात करेंगे तो इसका कुछ मुख्य अयस्क है जिसको नाम याद रखना जरूरी है। जैसे डोलोमाइट हो गया, और क्या हो गया, तो इसका कुछ मुख्य अयस्क जैसे याद रखना है, मैग्नेसाइट, ये भी इसका अयस्क है। और है कार्नालाइट। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नीज का, तब मैग्नीज का भी अलग अलग अयस्क देखने को मिलता है। तो मैग्नीज का कुछ अयस्क लिख देते हैं। मैग्नीज का अयस्क का बात करेंगे तो पायरोलूसाइट ये होता है मैग्नीज का अयस्क। साइलोमेनेलेन ये भी मैग्नीज का अयस्क होता है। मैग्नेटाइट होता है मैग्नीज का अयस्क, मैग्नेटाइट, ये सब मैग्नीज का अयस्क है। और कुछ जिंक का बात करेंगे तो जिंक का भी बहुत सारे अयस्क होता है। ये आप अपने से जाकर जरूर वर्क कीजिएगा और ये सब याद कर लीजिएगा, हम ये लिखवाए हुए हैं जहाँ पर हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। जिंक का अगर कुछ याद रखें इम्पोर्टेंट, तो जिंक ब्लेड जो नाम से रहता है वो बहुत कम पूछता है। जिंक ब्लेड जिंकजाइट भी होता है, लेकिन ये सब थोड़ा कम पूछेगा जो नाम से रहेगा, इसलिए उससे पहचान हो जाता है। तो एक होता है कैलेमाइन याद रखना है जिंक का। एक होता है हेमीमोरफाइट, ठीक। तो ये कुछ जिंक का अयस्क है। बात करते हैं लोहा का, तो लोहा का भी बहुत सारे अयस्क होते हैं।
लोहा का भी बात करते हैं तो लोहा का भी बहुत सारे अयस्क होते हैं। तो लोहे का क्या होता है, हेमाटाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेट, देखिए आपको कंफ्यूज है ना, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट होता है, इसका मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। एक और लिख देते हैं सीडेराइट, सीडेराइट। तो ये सब क्या है, तो लोहे का कुछ अयस्क का नाम है। तो अयस्क का नाम याद रखना, सॉरी, तो कुछ अयस्क का नाम याद रखना जरूरी है। अब अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन में क्या है, पायरोल साइड है। तो पायरोल साइड देख सकते हैं किसका अयस्क था, मैंगनीज का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। बात किया जा रहा है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा धातु का अवकृत करने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखो धातु जो होते हैं ना, तो उनका निष्कासन किया जाता है, धातु के ऑक्साइड से निकाला जाता है। धातु के ऑक्साइड से निकालने का अलग अलग तरीका होता है। सबसे पहले तरीका क्या होता है, तो कुछ पहले ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले धातु कर्मी उपचार, पहले धातु में से जो छोटे छोटे बेकार, जो अयस्क में से जो छोटे छोटे बेकार पदार्थ होता है उसको निकाला जाता है। जो अयस्क में से छोटे छोटे बेकार के पदार्थ होते हैं उनको निकाला जाता है। तो छोटे छोटे जो बेकार के पदार्थ होते हैं उनको निकालने का जो तरीका होता है, 6 तरीका बताया जाता है। उनको निकालने का 6 तरीका बताया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, धातु हम लोग निकालने के लिए धातु अगर अयस्क से धातु बाहर निकालना है तो पहले अयस्क का क्या किया जाता है, तो अयस्क में से जो बेकार के पदार्थ होते हैं, जो बेकार के धातु कर्म होते हैं, जो बेकार के होते हैं उसको बाहर पहले निकाला जाता है। तो उसके निकालने का क्या क्या तरीका होता है उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद धातु का ऑक्साइड बनाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, धातु का ऑक्साइड बनाया जाता है। तो पहले धातु का शुद्ध नहीं बोल सकते हैं, ऑक्साइड को शुद्ध किया जाता है। सॉरी, पहले हम अयस्क को शुद्ध करते हैं। किसको शुद्ध करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं, अयस्क का, इसको सांद्रण के नाम से जानते हैं, इसको शुद्ध करते हैं। तो अयस्क का जो सांद्रण होता है कौन कौन तरीका से करते हैं, तो या तो हाथ से चुन के निकाल सकते हैं, जो बेकार के पदार्थ है हाथ से चुन कर। दूसरा तरीका क्या होता है, गुरुत्व पृथक्करण करके निकाला जाता है। इनमें गुरुत्व पृथक्करण करके निकाला जाता है। तीसरा विधि अपनाया जाता है फेन उत्प्लवन विधि अपनाया जाता है। जो चौथा विधि अपनाया जाता है, सब लिखते चलना है। चौथा विधि जो अपनाया जाता है चुंबकीय सांद्रण विधि अपनाया जाता है। ये सिर्फ अयस्क का सांद्रण किया जाता है पहले। उसके बाद एक और विधि, 2 विधि और अपनाया जाता है, द्रव चालित सोवन विधि। उसके बाद एक लास्ट में अपनाया जाता है निक्षालन विधि। तो ये क्या किया जाता है, तो ये सब से जो अयस्क होता है उसका सांद्रण किया जाता है। इसके बाद क्या काम किया जाता है, अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है, अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। तो अगला जो स्टेप होता है, लिख सकते हैं अयस्क को धातु के ऑक्साइड, अयस्क का धातु के ऑक्साइड में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, इसका 2 विधि होता है। एक होता है निष्पादन विधि, दूसरा होता है जारन विधि। निष्पादन विधि में, तो निष्पादन विधि जो प्रक्रिया होता है
ये वायु के अनुपस्थिति में होता है, और जारণ विधि जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जब ऑक्साइड बन जाता है, जब धातु के ऑक्साइड बन जाता है तो उसका क्या किया जाता है, धातु में परिवर्तन किया जाता है। तो लिखेंगे धातु के ऑक्साइड से धातु, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। तो धातु के ऑक्साइड से जो धातु प्राप्त किया जाता है उसका भी कुछ तरीका होता है। तो अगर इसमें हम लोग तरीका देखते हैं कौन सा, तो सबसे पहले आता है प्रगलन, या इसको हम लोग कहते हैं प्रदावन, प्रदावन भी कहते हैं, या इसको प्रगलन के नाम से भी जानते हैं, प्रगलन। इस विधि में क्या किया जाता है, तो इसमें कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का अवकरण किया जाता है, एल्युमिनियम द्वारा भी अवकरण किया जाता है। तो इसमें अवकरण का घटना कराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अवकरण का घटना कराया जाता है या अवकृत किया जाता है, वो भी बोल सकते हैं। तो इसमें कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है या एल्युमिनियम यूज किया जाता है। तो इसमें लिख देते हैं पूरा, इसमें क्या करते हैं, कार्बन का इस्तेमाल करते हैं या कार्बन मोनो, कार्बन ऐसा इस लिख लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। दूसरा इसमें यूज किया जाता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और भी विधि होता है धातु में परिवर्तन करने का, और जो विधि होता है विद्युत अवकरण होता है। विद्युत अवकरण से भी क्या किया जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है धातु के ऑक्साइड से। तो अगला इसमें विधि में लिख सकते हैं विद्युत अवकरण, विद्युत अवकरण करके प्राप्त किया जाता है विद्युत अवकरण भी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है धातु में बदलने का। जब धातु बन जाता है तो धातु का भी क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। धातु का भी शुद्धिकरण करने का अलग अलग तरीका होता है। तो अभी हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग इतना समझ गए कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कौन सा है, प्रगलन होने वाला है। इसलिए इसी विधि से कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का के द्वारा धातु का अवकृत करके धातु प्राप्त किया जाता है। निष्पादन निक्षारण यहाँ पर हम लोग देख लिए। निष्पादन और निक्षारण क्या करता है, तो ये धातु के ऑक्साइड में बदलने का काम करता है, न कि धातु का निर्माण करने में मदद करता है। इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन हम यहीं पर डिस्कशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।